9th की नई एनसीईआरटी का पहला चैप्टर बच्चे कई जगह सर्च कर चुके हैं, लेकिन भैया पढ़ के सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं। तो आज आपका भाई रजत लेके आया है पूरी तरह से एआई की फॉर्मेट में बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन। यकीन मानिए आपका भाई 100% गारंटी देता है कि अगर आप ये वीडियो देखते हैं और अच्छे से समझते हैं तो आपको इसके बाद कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सारे पीवाईक्यू, सारा एक्सप्लेनेशन, बहुत ही ब्रीफली नोट्स और बहुत ही शॉर्ट टाइप के नोट्स, इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन कहीं भी नहीं मिलने वाला है। आपको रियल में महसूस होगा कि हाँ भाई इस तरह से ही पढ़ना चाहिए और किसी टीचर को इतने ही शॉर्टकट तरीके से, इतने बेटर तरीके से ही पढ़ाना चाहिए। तो आखिर इस चैप्टर में पूरा क्या है, चलो समझते हैं एक बहुत ही अच्छे लेक्चर के जरिए पार्ट 1 में। हम लोग ये समझते थे कि ये जो ग्लास होते हैं इसका मतलब सिर्फ देखने के काम में आते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भैया। इस ग्लास का मतलब अब कुछ और बदल गया है। इसमें क्या पढ़ना है कि केयरफुल ऑब्जर्वेशन, हमें इन ग्लास से बहुत ही केयरफुल तरीके से ऑब्जर्व करना है और नोटिसिंग द पैटर्न्स, और पैटर्न को नोटिस करना है कि भैया कौन सा पैटर्न चल रहा है। पेइंग अटेंशन, और अटेंशन पे करनी है, और हिडन डिटेल्स, जो डिटेल्स छुपी हुई हैं, जिन डिटेल्स को हम नहीं समझ पाते हैं, जिन डिटेल्स पे हमारा ध्यान नहीं जाता है, अब हमें उन डिटेल्स पे फोकस करना है। और क्या लिखा है देखो, डायरेक्शन एंड पर्पस, चूजिंग द एप्रोप्रिएट मॉडल। अब हमें अपना मॉडल भी चूज करना है कि किस मॉडल के थ्रू हम किस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। आस्किंग द राइट क्वेश्चंस, और हमें कौन से सही क्वेश्चंस पे काम करना है, सही क्वेश्चंस क्या क्या पुटअप हो सकते हैं ऐसे। और नोइंग द लिमिट अवर आइडियाज़, और हमें अपने आइडिया जो हमारे दिमाग में आते हैं उनकी लिमिट्स को भी डिसाइड करना है कि कहाँ तक हमें सोचना है, कहाँ तक सोचने से हमारा साइंस का ये क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो देखिए इसमें बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं। हमें ऑब्जर्वेशन में क्या करना है, मेजरमेंट को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि क्या क्या, जैसे लेंथ है तो लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, मास है तो उसे किलोग्राम में मेजर करते हैं। तो ऐसे ऑब्जर्वेशंस की भाई मेजरमेंट्स होते हैं। ऐसे ही पैटर्न्स को, सिंबल और इक्वेशंस को आप क्या करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन से सिंबल हैं, कौन सी इक्वेशंस हैं। मॉडल्स में आप क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स सिस्टम, बहुत बड़ा, बहुत ही पेचीदा कॉम्प्लेक्स सिस्टम को आप किसी मॉडल के थ्रू एक्सप्लेन कर दोगे। और टेस्टिंग क्या करोगे, रिवाइजिंग करोगे। द सम डिस्चार्जिंग, ठीक है, तो सम डिस्कार्डिंग, तो हमें क्या करना है, रिवाइजिंग, बार बार उसे टेस्ट करके देखना है कि ये चीज़ इस चीज़ के ऊपर खरी उतर रही है या नहीं उतर रही है। तो देखिए इतना तो आप भाई सब कुछ समझ गए। तो अब हम पूरा आपको और अच्छे से बताते हैं कि क्या चलने वाला है। तो आपने देखा होगा कि बहुत समय पहले, ठीक है, बहुत समय पहले क्या होता था। तो देखो यहाँ ध्यान से पढ़ना भाई, बहुत अच्छे से दिया हुआ है। क्या अच्छे से दिया हुआ है, द जनरली सो फॉर, पहले के समय में क्या होता था, इन द मिडिल स्टेज में आप देखेंगे, वी स्टार्ट विद द वंडर, हम आश्चर्य को देखते थे कि भाई ध्रुव तारा टूटता है, आत्माएं प्रकट होती हैं, ठीक है, कि बारिश कैसे होती है, तो आश्चर्यचकित रहते थे। आस्किंग द क्वेश्चन, हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता था कि भैया ये कैसे हो रहा है। केयरफुल एक्सपेरिमेंट्स, हम बहुत सारे केयरफुल एक्सपेरिमेंट्स करते थे। तो वी कनेक्टेड आइडिया अक्रॉस द लिविंग एंड नॉन लिविंग वर्ल्ड, तो जिससे कि हम एक जो लिविंग थिंग्स है और उसको हम एक नॉन लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग, जैसे मान लो कोई नॉन लिविंग थिंग्स है तो हम इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर पाते थे। किससे, आश्चर्य, जैसे इसको देख के हमें आश्चर्य हुआ तो हमने इसके बारे में सोचा कि अच्छा ये काम कैसे करता है, तो ये काम कैसे करता है, तो फिर हमने क्या किया, क्वेश्चंस क्रिएट किए, भैया इससे क्या क्या बन सकता है, तो इससे क्या क्या बन सकता है। इससे हमने बहुत अच्छी चीज़ें, यूजफुल चीज़ें बना ली। तो हम और ये आपस में हो गए कनेक्ट। समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट है, ध्यान से समझना भैया, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और डीपली पढ़ने वाली चीज़ है। तो इन्होंने क्या बताया, नेक्स्ट स्टेज पे क्या हुआ, डीप एक्सप्लोरेशन। भाई बहुत ही डीप एक्सप्लोर किया गया, बच्चों को समझाया गया कि आपको क्या क्या क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं, किस तरह से यहाँ पे चीज़ों को समझना है। साइंस इज जस्ट नॉट व्हाट वी नो, साइंस का मतलब ये नहीं है कि जैसे हमें पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं तो बहुत छोटे होते हैं, जैसे ये डॉट डॉट दिख रहे हैं ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो ऐसा नहीं। व्हाट हाउ नो इट इज़, कैसे होते हैं, कैसे लाई करते हैं, कैसे लिव करते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये पढ़ना है। तो साइंस में अगर आपको कोई चीज़ आती है, तो जैसे सपोज करो आपको पता है कि लाइट की स्पीड को सी से डोनेट करते हैं, तो भाई सी से डिनोट कर दिया, लेकिन सी से डिनोट ही क्यों करते हैं, ग्रेविटेशनल जो है हम जी बनाते हैं, जी
जी का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, तो जी ही क्यों बनाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अब आपको क्रिएट करने की हाउ हाउ क्वेश्चंस पे वर्क करना है कि आखिर साइंस में कोई भी चीज़ कैसे होती है। ठीक है, तो आखिर चलो समझते हैं इसमें बहुत अच्छे से। तो देखिए भाई, अब देखो जैसे साइंस में बता रहे हैं मेकिंग साइंस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी साइंटिफिक मॉडल। ठीक है, जैसे हम जब भी साइंस पढ़ते हैं तो बेटा साइंस में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है। बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी कैसे होती है, हर चीज़ में कहीं ना कहीं केमिस्ट्री भी घुसी हुई है, फिजिक्स भी घुसी हुई है, बायोलॉजी भी घुसी हुई है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हमारे दिमाग में साइंटिफिक मॉडल कुछ पहले से ही सेट कर रखे हैं लोगों ने। तो देखो द नेचुरल वर्ल्ड इज कॉम्प्लेक्स टू स्टडी द फुल डिटेल्स। नेचुरल जो वर्ड है उसमें हम फुल डिटेल में किसी चीज़ की स्टडी करें तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। वी यूज मॉडल्स, हम बहुत सारे मॉडल्स का यूज़ करते हैं टू सिंप्लीफाई द वे ऑफ लुकिंग रियल सिस्टम, की रियल सिस्टम कैसा दिखेगा। फोकसिंग करेंगे ओनली व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है। तो देखिए फिजिक्स में हमें बताया जाता है मूविंग कार बिकम अ सिंगल पॉइंट। मूविंग कार को हम दिखा देते हैं कि भैया यहाँ से कार चली और यहाँ पे कार पहुँच गई। ठीक है, तो ये मूविंग कार को हम पॉइंट्स के थ्रू दिखा देते हैं। तो ये हमारे दिमाग में पहले से ही सेट कर रखा है कि हम डॉट के थ्रू किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर देते हैं। केमिस्ट्री में दिखाते हैं कि एटम्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं और कंबाइन होते हैं। ऐसे ही बायोलॉजी में जब हम पढ़ते हैं तो हमें सेल्स के डिफरेंट ऑर्गन्स हम ग्राफिकली, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा होता है, ठीक है, न्यूक्लियस ऐसा होता है, तो ये ऐसे हमारा बना के पहले से ही दिमाग में सेट कर रखा है कि यही होता है। और अर्थ साइंस में देखते हैं क्रस्ट मेंटल कोर, अर्थ की डिफरेंट टाइप्स की लेयर बनाकर दिखा देते हैं। तो क्या ये रियल में ये चीज़ें जो हैं क्या ऐसी ही होती हैं? ऐसा नहीं है, हमारे दिमाग में पहले से चीज़ें सेट कर रखी हैं कि भैया ऐसा ही होता है। तो साइंस कहता है इन चीज़ों से बाहर निकलो, इन चीज़ों से बाहर निकलो और अच्छे से चीज़ों को समझो, अच्छे से चीज़ों को डीप एनालाइज करो, तभी कुछ नया क्रिएट कर पाओगे। तो ये चैप्टर बहुत ही अच्छा लगाया गया है जिसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने को मिलेगा। तो देखो यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ बताई गई है। क्या बताया गया है, ध्यान से समझना कि रिमेंबर करने वाली बात है। देयर आर नॉट मिस्टेक्स, हमें मिस्टेक्स नहीं करनी है। बी डिलीवरेटली मेक अजम्पशन, हम बहुत सारे एजम्पशन बना लेते हैं और इग्नोर कर देते हैं डिटेल। जैसे एयर रेजिस्टेंस, फॉलिंग एन ऑब्जेक्ट, जैसे सपोज करो कोई ऊपर से पत्थर गिर रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, तो जब नीचे की तरफ गिर रहा है तो उसे एयर रेजिस्टेंस थोड़ा तो प्रेशर लगाती होगी, उसके बारे में हम नहीं सोचते हैं। जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ते हैं तो ऊपर से चीज़ नीचे गिरती है, हमें बस सिर्फ इतना बताया जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स में, लेकिन भैया नीचे से एयर रेजिस्टेंस भी तो काम करता है जो इसके पत्थर को रोकने का काम करता होगा, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। और इंडिविजुअल सेल्स विद स्टडिंग द हार्ट पंप, जब हम सेल के बारे में पढ़ते हैं तो हमें सेल में बता दिया जाता है कि भैया ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये न्यूक्लियस है, ये है। लेकिन हार्ट की सेल्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम कैसे पता करेंगे कि हार्ट की सेल्स कैसे पंप करती हैं, ब्लड को कैसे भाई पूरे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचा देती हैं। तो इट इज़ डन टू पर्पस टू कीप द थिंग सिंपल एंड फाइन आंसर। तो हमें ऐसे पढ़ना है जिससे कि हम सिंपल और फाइन तरीके से आंसर दे सकें। तो आपको भाई बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा रजत सर की पढ़ाई के बारे में। ठीक है, कोई डाउट है साथ में पूछते रहना, लेकिन भाई पढ़ाएगा बंदा बहुत अच्छे से। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब हमें ये पढ़ना है लेट्स मॉडल। जैसे सपोज करो आपने देखा होगा जब भी हम साइंस वगैरह में पढ़ते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं। जैसे सपोज करो जब क्रिकेटर जो होता है क्रिकेट की बॉल को शूट करता है, ठीक है, तो उन्होंने शूट कर दी क्रिकेट की बॉल को, मारा तगड़ा शॉट, ठीक है, तो क्रिकेट की इस बॉल को जो शॉट मारते हैं तो उस समय जो कितनी दूर ये बॉल जाएगी ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा। तो ये क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में उठता है। तो कई बच्चे सोचते हैं कि सर जी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं इन्वॉल्व। द देखो क्वेश्चन ये बनता है, द वॉल विल अक्रॉस द बाउंड्री विदाउट हिटिंग द ग्राउंड। भाई इसने ग्राउंड को हिट नहीं किया, डायरेक्ट 6 पड़ गया। तो डायरेक्ट जब 6 पड़ा तो ये किस चीज़ पे डिपेंड है, मास ऑफ द बॉल। एक तो मास ऑफ द बॉल की बॉल का मास कितना है, स्पीड ऑफ द बॉल, बॉल की स्पीड क्या है, डायरेक्शन ऑफ हिट, किस डायरेक्शन में हिट किया गया। और किस किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगा, एक तो बैट्स एंड ब्रांड, बैट का कौन सा ब्रांड है, बैट का कौन सा कलर है, इस चीज़ पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करेगा। ग्रास फील्ड, ग्रास कैसी है फील्ड में, एयर रेजिस्टेंस, बॉल एंड स्पिन, एयर रेजिस्टेंस क्या है, बॉल स्पिन कर रही है नहीं कर रही है, ठीक है। और सीन
स्टिचिंग, ठीक है। सीम स्टिचिंग का मतलब बॉल को पकड़ा किस स्टाइल में, इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ये इस टाइप से हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि जब बॉल जब हिट होती है तो क्रिकेटर बॉल को शूट मतलब शॉट मारता है, तो शॉट मारने पे बॉल कितनी दूर जाएगी इस चीज़ पे निर्भर करेगा। आगे देखते हैं, जैसे आपने एक एक क्वेश्चन और समझिए अच्छे से, ठीक है। देखो जैसे ये क्वेश्चन है कि व्हीकल राइड होम, जैसे सपोज करो हम क्या करते हैं, स्कूल से घर आते हैं, तो स्कूल से जब आप घर आते हैं तो आप देखते होंगे साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, द व्हीकल राइड होम आ रहे हैं, तो आपने देखा होगा, ठीक है, द एक्टिविटी राइड योर व्हीकल फ्रॉम स्कूल टू होम, तो आप क्या महसूस करेंगे, व्हाट डिटेल्स वुड यू कीप, तो साइकिल कितनी तेज चलेगी कितनी धीरे चलेगी ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, व्हाट डिटेल्स कुड यू इग्नोर, अब साइकिल कितनी तेज चल रही है कितनी धीरे चल रही है, किन चीज़ों को आप इग्नोर कर दोगे, वाई इज इग्नोरिंग सम डिटेल्स एक्चुअली यूजफुल, और जो तुम चीज़ें इग्नोर कर दोगे, जो चीज़ें इग्नोर कर दोगे वो कितनी यूजफुल होंगी। तो ठीक है, तो इन चीज़ों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, अब आगे भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है, जो कि एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है मेघनाथ साहा। तो इनके बारे में तो आपको बहुत ही डिटेल पढ़ना है भाई। अपने प्यारे साइंटिस्ट मेघनाथ साहा ने बहुत अच्छा काम किया। तो मेघनाथ साहा ने क्या काम किया देखिए, पढ़ते हैं इनके बारे में। तो मेघनाथ साहा क्या है, एक साइंटिस्ट है, क्या है, एक साइंटिस्ट है, और इन्होंने साइंटिस्ट में ने इन्होंने क्या किया, ठीक है, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो एक साइंटिस्ट थे मेघनाथ साहा, इन्होंने स्टार्स जो ट्विंकल करते हैं, देखो जो स्टार्स दिखाए गए हैं यहाँ पे, तो स्टार्स दिखाए गए हैं, इन्होंने बताया था व्हाई द स्टार्स आर ट्विंकलिंग। तो बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के बारे में बताया। तो इन्होंने कहा हमें उसके बारे में नहीं पढ़ना है, जो चीज़ें लोग बता गए हैं, ठीक है, उन पे इन्होंने सारी जो जितने जितने कॉन्सेप्ट बताए थे लोग, जितने साइंटिस्ट ने, इन्होंने उन सारे कॉन्सेप्ट को साइड में कर दिया और कहा भैया हम अपना कुछ डिफरेंट देंगे, ठीक है, अपना कुछ डिफरेंट देंगे। तो डिफरेंट देने के लिए इन्होंने क्या किया, कहा कि जो स्टार्स होते हैं तो वहाँ पर जो गैस इवॉल्व हो रही है, उस गैस के टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से स्टार्स ट्विंकल करते हैं। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। तो देखो साइंटिस्ट ऑफन विगेन्स बाय इग्नोरिंग डिटेल्स, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें इग्नोर कर दी कि जो पुराने साइंटिस्ट काम करके गए उनको इग्नोर कर दिया। व्हेन फिजिस्ट, देखो ये फिजिस्ट थे मैग्नस साहा, स्टडीज द लाइट फ्रॉम स्टार्स, इन्होंने कहा स्टार से लाइट निकलती है, डिड नॉट अमेजिंग द सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। तो इन्होंने कहा इसको हमें बहुत ज़्यादा इन्होंने अमेज किया कि अरे ये तो सिंपली बहुत ही सिंपल तरीके से बता सकते हैं। तो ही डिड नॉट ट्राई टू मॉडल एवरी एटम, इन्होंने हर एटम के मॉडल के बारे में नहीं बताया, एवरी रिएक्शन और एवरी रिएक्शन के बारे में भी नहीं बताया कि स्टार्स के अंदर क्या होता है, कैसे एटम्स रिएक्ट करते हैं, कैसे मूवमेंट होता है एटम्स का, इन्होंने इस पर काम नहीं किया। इन्होंने कुछ हटके किया, और हटके क्या किया, ही ट्रीटेड स्टार्स मैटर सिंपली एज अ हॉट गैस, इन्होंने स्टार्स जो जो थे स्टार्स को इन्होंने एक मैटर माना और उस मैटर को इन्होंने सिंपली कहा हॉट गैस, क्या कहा, हॉट गैस कहा। ही फॉलो ओनली द टेम्परेचर, इन्होंने सिर्फ टेम्परेचर को फॉलो किया, प्रेशर को फॉलो किया। एटम्स फॉर्म्ड आयंस, और एटम्स आयंस कैसे बनाते हैं इस चीज़ पे इन्होंने काम किया, और पूरी तरह से भैया एक्सप्लेन कर दिया कि स्टार्स कैसे ट्विंकल करते हैं। तो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि भाई जो मेघनाथ साहा हैं उन्होंने मैटर्स, जो स्टार्स का मैटर्स है उसे क्या माना, सिंपली क्या कहा, तो हॉट गैस कहा। और इन्होंने किस चीज़ पे फोकस किया था, इन्होंने टेम्परेचर, प्रेशर, एटम्स फॉर्म्ड आयंस, और एटम्स आयंस कैसे बनाते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर, इन्होंने इन चीज़ पे काम किया, और इन्होंने भैया रिजल्ट भी बहुत अच्छा दिया। तो ही देखो दिस इनक्रेडिबल सिंप्लीफिकेशन अलाउ द हिम एक्सप्लेन, इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया हाउ द कलर ऑफ द स्टार्स, की स्टार्स का कलर डीपली कनेक्टेड टू द टेम्परेचर, कि जो भैया स्टार्स का जो कलर होता है वो टेम्परेचर से कैसे कनेक्ट होता है, जो स्टार्स का जो कलर होगा वो टेम्परेचर बढ़ने पे, टेम्परेचर डिक्रीज होने पे चेंज कैसे हो जाता है। तो जाहिर सी बात है आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। तो देखो अगला है द लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स,
द लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स ऑफ साइंस। भाई साइंस में बहुत सारी चीज़ें लैंग्वेज में लिखी हुई होती हैं और बहुत सारी चीज़ें बेटा मैथमेटिक्स सिंबल के फॉर्म में लिखी हुई होती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, देखो इन्होंने बताया है एवरी डे वर्ड्स। हम बहुत सारे पर डे वर्ड सुनते हैं कि भैया फोर्स क्या होता है, वर्क क्या होता है, सेल्स क्या होती हैं, सेल्स कैसे रिएक्शन करती हैं, हैव हाईली स्पेसिफाइड साइंटिफिक मीनिंग। और बेटा हम कहते हैं बेटा फोर्स का साइंटिफिक मीनिंग होता है, फोर्स का मतलब होता है पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। वर्क इज कॉल्ड, क्या होता है वर्क, क्या होता है जितना फोर्स होता है जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतना ज़्यादा वर्क होगा। अवॉइड द एम्बिग्यूटी मतलब बहुत सारी चीज़ें हम अवॉइड कर देते हैं। तो साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के साइंटिस्ट थे, उन्होंने लैंग्वेज कंपेयर रिजल्ट, उन्होंने कहा कि भैया लैंग्वेज में हम कुछ और लिखते हैं जबकि रियल में उनका मीनिंग कुछ और होता है। तो बच्चों को डायरेक्ट आप उन वर्ड्स के मीनिंग को रटवाएं ना, उन वर्ड्स के मीनिंग को बच्चों को अंडरस्टैंड करने के लिए अप्रिशिएट कीजिए कि भैया आप जो वर्ड हैं इनके मीनिंग को अच्छे से समझो, अंडरस्टैंड करो कि मास है, मास को एम से तो डिनोट करते हैं, ठीक है, लेकिन मास को एम से क्यों डिनोट करते हैं और मास का रियल मीनिंग क्या होता है। चलो तो आप लोग बताइए मास क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग सोचते हैं जो भैया जितना बॉडी का वजन होगा उतना मास होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में जितना सब्सटेंस प्रेजेंट होगा, जितना सब्सटेंस प्रेजेंट होगा उसे हम मास कहेंगे। क्या कहेंगे? मास। जैसे सपोज करो आप कॉटन ले लो, तो कॉटन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में कम सब्सटेंस होगा तो उसका मास कम है। आपने लकड़ी ले लिया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में लकड़ी में एटम्स मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा मास होगा, आयरन का और ज़्यादा होगा। तो ये मास डिपेंड करता है कि जो सब्सटेंस है उसके अंदर, जो मैटर है उसके अंदर कितना सब्सटेंस है। ऐसे वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड की तरह होती है लेकिन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होती है। फोर्स क्या होता है? पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। और बहुत टाइप के फोर्स होते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो बहुत सारे टाइप के आपने फोर्स पढ़े हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट को हम बेटा किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट क्या है? करंट भी एक टाइप की क्या है बेटा? एनर्जी है। तो इस तरह से आपको इन वर्ड्स के मीनिंग को भी समझना है और इनके सिंबल्स को भी समझना है और ये कैसे काम करते हैं ये भी आपको समझना है। समझ में आया? दूसरा देखिए भाई, दूसरा बेटा इन्होंने बताया कि जैसे हमने पढ़ी थी अभी तक साइंटिस्ट जो आइंस्टीन का नाम सुना होगा, तो बेटा आइंस्टीन एक इक्वेशन देके गए थे, E = mc स्क्वायर, E = mc स्क्वायर। तो ये बच्चे रटते रहते भैया साइंटिस्ट ने दिया E = mc स्क्वायर। E का मतलब बेटा यहाँ एनर्जी होता है, M का मतलब मास होता है और C का मतलब स्पीड ऑफ लाइट होता है। तो साइंस और मैथ्स में हम क्या करते हैं? रिलेशन समझते हैं। तो देखो इन्होंने कहा स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला बच्चे रटते चले आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से फोर्स = π/2, E = md/, बहुत सारे फार्मूले हैं जो डज नॉट मेमोराइज। तो हमें इन्हें बेटा लर्न नहीं करना है, हमें लर्न ना करके हमें बेटा इनको क्या करना है? अंडरस्टैंड करना है। क्या करना है? अंडरस्टैंड। कि अंडरस्टैंडिंग जब अगर आपके अंदर अच्छी हो गई, तो अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छी हो गई तो आप बहुत कुछ खुद समझ सकते हैं। तो आपको अंडरस्टैंड करना है, एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है। क्या करना है? एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है। तो समझ में आया? तो देखिए भैया क्या करते हैं, तो अब हम समझते हैं कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। तो इन्होंने कहा मैथ इज नॉट अ मीनिंग टू हर्डल। मैथ का मतलब हर्डल नहीं होता है जो हम लोगों ने, बच्चों ने बना रखा है, खासकर लड़कियों ने, कि भैया मैथ बहुत खतरनाक होता है, मैथ कैसे सीख पाएंगे। ठीक है, तो इट इज़ अ पावरफुल लैंग्वेज ऑफ थिंक क्लियरली। मैथ्स में क्या होता है? लैंग्वेज भी होती है। मैथ्स में अगर आपने जो सिम्बल्स लिखे हुए हैं, जैसे लिखा है 3/2, तो अगर आप इस सिंबल को अच्छे से समझते हैं, इसका मीनिंग जानते हैं, ये कैसे काम करता है, तो आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। अब नहीं जानते तो नहीं कर पाएंगे। एंड इक्वेशन इज अ, देखो कॉम्पैक्ट स्टेटमेंट, ये इक्वेशन होती है कॉम्पैक्ट स्टेटमेंट, हाउ थिंग्स आर रिलेटेड। तो हमें बताती है कि जो चीज़ें हैं वो कैसे रिलेट करती हैं, जो चीज़ें हैं वो कैसे रिलेट करती हैं। एंड देखो डिक्रीजिंग
मोशन, डिस्क्राइबिंग मोशन, केमिकल रिएक्शन रेट्स एंड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड एनर्जी, इन सबको हमें बताता है मैथ्स में कि भैया जैसे सपोज करो मोशन को हमें डिस्क्राइब करना है, कोई चीज़ यहाँ से चली यहाँ तक पहुँच गई, ठीक है, तो हम उसका मोशन बताएंगे कि कितना फोर्स लगा, कितनी एनर्जी लगी। केमिकल रिएक्शन होती हैं, केमिकल रिएक्शन को भी बहुत अच्छे से समझिए, ठीक है। देखिए भाई, केमिकल रिएक्शन जैसे आपने पढ़ा होगा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब बर्न होते हैं, कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा तो CO2 बनेगा। तो देखो केमिकल में हम केमिस्ट्री में केमिकल्स के सिंबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं और रिलेशन भी बताते हैं कि भैया कार्बन ऑक्सीजन से मिला तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, ठीक है। तो इस तरह से हम स्टेटमेंट्स डिस्क्राइबिंग मोशन, केमिकल रिएक्शन, बहुत सारी चीज़ें, पॉपुलेशन ग्रोथ, कैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो देखो इसमें क्या करते हैं, अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, हम पहले तो सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हैं। मैथ का क्वेश्चन आएगा तो आप सिचुएशन को अंडरस्टैंड करेंगे। आइडेंटिफाई द रिलीवेंट क्वान्टिटीज़, कि हमें कौन सी, जैसे डिस्टेंस है, डिस्टेंस को मीटर में लेना है, ठीक है, या किलोमीटर में लेना है, तो वो तुम्हारे क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा किस क्वांटिटी में चाहिए। यूज़ द मैथ रिलेशनशिप्स टू रीजन केयरफुली, और हम मैथ्स का यूज़ करके रिलेशनशिप बताते हैं केयरफुली यूज़ करके कि कैसे हमें केयरफुली यूज़ करना है। तो भाई आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कोई भी अगर प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है तो मेरा डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दिया है, आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। और भाई आप अपने भाई को कमेंट भी कर दीजिए, एक एक कमेंट का जवाब देता हूँ, कई प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपल सी बात, आपको टाइम से ही जवाब मिल पाएगा। तो देखिए इसमें दूसरा बेटा ये कॉन्सेप्ट आता है कि देखो स्टैंडर्ड यूनिट की हमें क्यों रिक्वायरमेंट होती है। आपने देखा होगा कि आज के समय में हर चीज़ स्टैंडर्ड यूनिट में चल रही है। जैसे आप लेंथ को देखेंगे तो लेंथ हमेशा मीटर में, लेंथ हमेशा मीटर में लेके आएंगे, ठीक है। मास हमेशा किलोग्राम में लेंगे। तो इस तरह से स्टैंडर्ड यूनिट बना दी। लेकिन जब ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं थी तो बेटा बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, ध्यान से समझना, अब तुम्हें समझ में आएगा कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी। जैसे सपोज करो ये एरोप्लेन है, एरोप्लेन को फ्यूल चाहिए था, तो पूरी स्टोरी है, एरोप्लेन को फ्यूल चाहिए था तो इन्हें इतने किलोग्राम फ्यूल चाहिए था, 22,300 मतलब 22,300 किलोग्राम फ्यूल चाहिए था। तो इन्होंने क्या किया, किसी कंट्री में फ्यूल डलवाया, किसी कंट्री फ्यूल डलवाया तो वहाँ पर यूनिट चलती थी पाउंड्स, वहाँ पर यूनिट क्या चलती थी, पाउंड्स। उन्होंने इतने पाउंड्स इसमें फ्यूल डाल दिया, इतने पाउंड फ्यूल डाल दिया, और जबकि पाउंड्स में आता है कम, 1 पाउंड में लगभग 300 ग्राम होते हैं। कितने, 300 ग्राम होते हैं, जबकि 1 किलोग्राम में, 1 किलोग्राम में तो भाई 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम और 1 पाउंड में, 1 पाउंड में 300 ग्राम। तो अब ये बताइए, पढ़ना चाहिए था इतना, पड़ा फ्यूल इतना। तो इन्होंने रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट इन्होंने ये देखा बेटा कि जो फ्यूल था, वो जो फ्यूल पड़ा कम पड़ गया, तो रिजल्ट क्या निकला, जो प्लेन जो था वो इतने लीटर उसमें सॉल्ट आ गया फ्यूल का, भैया इतने लीटर का सॉल्टेज आ गया, तो उसे इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। क्या करानी पड़ी, इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। तो इससे हमें ये पता लगा कि भैया स्टैंडर्ड यूनिट जो होती हैं वो डेंजरस कन्वर्सेशन, मतलब बहुत ज़्यादा डेंजर क्रिएट कर देती है, खतरा क्रिएट कर देती है। सोचो कितने पैसेंजर्स की जान चली जाती अगर स्टैंडर्ड यूनिट ना होती तो। अब दूसरा समझिए, अगर आप इंडिया से कोई माल खरीद के लेके जा रहे हैं, मान लो किलोग्राम में लेके जा रहे हैं, जैसे अंग्रेज इंडिया में आए तो यहाँ से किलोग्राम में लेके जाते थे, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम मिलता था, और वहाँ पाउंड्स में बेचते थे तो 1 पाउंड में 300 ग्राम होता है लगभग। तो वहाँ पर सोचो उन्हें ट्रिपल टाइम बेनिफिट होता था। अब सपोज करो कोई इंग्लैंड से इंडिया में कोई माल लेके आएगा, इंग्लैंड से इंडिया में माल लेके आएगा तो भाई उसे माल बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि वहाँ 1 पाउंड लेके आया, 1 पाउंड की कीमत के हिसाब से, यहाँ वो देगा 1 किलोग्राम के हिसाब से, तो जाहिर सी बात प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देखिए पहले बेटा इस टाइप से तराजू का यूज होता था, ठीक है। तो देखो बता रहे 1 किलोग्राम राइस इज टू बी, देखो सेम एवरीवेयर, ऐसा यूनिट होना ही चाहिए जैसे 1 किलोग्राम हमने यूज किया, ठीक है। तो किलोग्राम एवरीवेयर, हर जगह स्टैंडर्ड यूनिट चल रही है भाई, मास की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, किलोग्राम। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट फेयरनेस, एक तो ये क्लियर बताती है कि भैया फिक्स रहेगा। लेट एस कंपेयर रिजल्ट ग्लोबली, और आप हर जगह, चाहे अफ्रीका में, चाहे इंडिया में, पाकिस्तान में, आप भाई कहीं भी जाए उतना ही निकलेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट में मेजर किया गया है। अब मैंने ऊपर एक क्वेश्चन पूछा था कि बेटा क्वेश्चन ये था कि जो हम स्पीड ऑफ लाइट होती है उसे सी से ही क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने बताया था स्पीड ऑफ लाइट
लाइट जो होती है वो सी से ही क्यों रिप्रेजेंट होती है? तो देखिए, वाई द स्पीड ऑफ लाइट डिनोटेड बाई सी से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? इट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड, एक बेटा लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब है सेलेरिटस, और सेलेरिटस का मतलब होता है स्पीड। सेलेरिटस एक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है स्पीड। तो इट इज एन एग्जैक्ट फिजिकल कांस्टेंट, और जो स्पीड ऑफ लाइट है वो फिजिकल कांस्टेंट है, मतलब 29, 97, 92 इतने मीटर पर सेकेंड। तो हम इसे शॉर्ट में क्या लिखते हैं? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या है? मीटर पर सेकेंड। बेटा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ लाइट आप समझ गए, 3 लाख मीटर पर सेकेंड होती है स्पीड ऑफ लाइट। और हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि भैया सी से ही क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? तो सी से क्यों? क्योंकि ये लैटिन वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है सेलेरिटस, और जो कि एक फिजिकल कांस्टेंट क्वांटिटी है जिसको हम अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपको भाई क्लियर हुआ होगा कि हाँ ऐसा ही क्यों होता है। तो भाई ये चीज़ें आपको सब क्लियर हुई हैं। चलो आगे देखते हैं। अब देखो बेटा, नया टॉपिक आ गया। नया टॉपिक में बताया गया है कि लॉज क्या होते हैं, थ्योरीज क्या होती हैं, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। तो बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी, तो इसलिए आप आगे का जो लेक्चर है, लगभग 30 मिनट का लेक्चर और है, वो आपको सेकेंड पार्ट में मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, किस तरह से आपको समझ में आया, रजत सर का पढ़ाने का तरीका कितना बेटर है, क्या क्या और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, तो आप या तो कमेंट करके बताइए, डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर है, वहाँ से आप कॉल करके बता सकते हैं, अपनी पर्सनल सारे डाउट्स दूर कर सकते हैं। तो आपकी मदद के लिए आपके रजत सर डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं, तो आपके लिए सोचा कुछ फ्री में लेके आया जाए, तो ये फ्री में पढ़ा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कीजिए शेयर, और फ्रेंड्स से डिस्कस कीजिए कि देखिए इस तरह से भी पढ़ा जा सकता है। बहुत ही अच्छे नोट्स लेके आया हूँ। ठीक है, ओके।